जय हिंद भाई साहब। जेफ बेजोस एक नया मोड़ पर दुनिया को खड़ा कर दिए हैं भाई। प्लान कर रहे हैं आने वाले 10 से 20 साल के अंदर स्पेस में डेटा सेंटर्स बैठाने के लिए। यस, जो डेटा सेंटर्स हम यूज करते हैं टू सेव आवर डेटा, मतलब हम इन द सेंस कंपनी यूज करते हैं, वो डेटा सेंटर भाई साहब इतना इतना बड़ा डेटा सेंटर स्पेस में बैठाने की प्लान चल रहा है। स्पेस में ये पूरा बिल्ड किया जाएगा, रॉकेट वगैरह भेजा जाएगा और प्रॉपर इसको सेटअप किया जाएगा। एंड आने वाले सालों के अंदर तुम देखना बहुत सारे कंपनी इस डेटा सेंटर को यूज करने वाले हैं। एलन मस्क में भी इस रेस में आगे आ जाए। और ये बात जेफ बेजोस इटाली में गए थे, एक इनोवेशन के ऊपर एक मीटिंग हो रहा था, वहां पर बोले हैं देखो अगर ये डेटा सेंटर की मानो तो हम 3 जगह पर अपना डेटा सेंटर बना सकते हैं। एंड पॉसिबल ये 3 ही जगह पर है। पहली बात तो लैंड पर बना ही सकते हैं भाई, आराम से कोई जमीन खरीद लो और जमीन के ऊपर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना डालो। एंड दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अंडर वाटर ऐसे ट्यूब टाइप का बना के डेटा सेंटर्स बना सकते हैं और वायर वगैरह लाकर ऊपर हम कनेक्ट कर सकते हैं टावर वगैरह से, ताकि हम डेटा को एक्सेस कर पाए। एंड तीसरा हम ये कर सकते हैं, हम स्पेस में डेटा सेंटर्स बना सकते हैं। स्पेस में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट के आसपास ही घूमेगा, ऐसा नहीं कि अर्थ से लाखों दूर घूमेगा, नहीं, और सन से प्रॉपर एक डिस्टेंस पर रहेगा ताकि इसको हीट वगैरह मिल सके। क्यों, मैं आने वाले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ। और कोई भी माध्यम पॉसिबल यहाँ पर नहीं है डेटा सेंटर्स बिल्ड करने के लिए। कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि डेटा सेंटर्स बिल्ड होगा आसमान में, उसको मैं बताना चाहता हूँ आसमान में जो उड़न खटोला बनने वाला है उसका कॉस्ट डेटा सेंटर से भी ज्यादा हो जाएगा। एक एरोप्लेन को उड़ाने में इतना खर्चा हो जा रहा है, तुम डेटा सेंटर को उड़ाओगे आसमान में 24 घंटे? ये पॉसिबल नहीं है। वैसे भाई तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तुम आराम से आसमान में उड़ाओ 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 दे दो, 200-400 किलोमीटर एरोप्लेन में चले जाओ। डेटा सेंटर की बात मत करो। एक एक करके भाई अभी डिस्कस करते हैं। जो डेटा सेंटर यहाँ पर लैंड पर है, जो डेटा सेंटर यहाँ पर अंडर वाटर है, एंड जो डेटा सेंटर हम स्पेस में बनाने वाले हैं, इनका बेनिफिट क्या है और इनका नुकसान क्या है। देखो, पहली बात, जो डेटा सेंटर हम लैंड में बनाने वाले हैं, इसका मेजॉरिटी ऑफ द खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड। देख रहे हो भाई कितना बड़ा एरिया यहाँ पर लैंड का कवरेज हो रहा है डेटा सेंटर के लिए। इसके कंपैरिजन में ये कार को देखो भाई साहब, कितना छोटा सा कार है, और पूरा लैंड को देखो भाई, एक कार भी कितना जगह लेता है। अगर तुम अपने आंखों के सामने देखोगे तो ये पूरा लैंड को किराए पर लो या खरीदो तो इसका एक फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है भाई साहब। इसमें बहुत सारे हमारे कैपिटल इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट हमको यहाँ पर फंसा के रखना पड़ता है। एंड दूसरा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी लैंड के ऊपर ये प्रॉपर सेटअप वगैरह बनाया गया है, ये कंक्रीट का बनाया गया है, एंड इसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह लगा है, उसको भी सेफ रखने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है, और उसमें स्टील्स वगैरह एंड आयरन वगैरह बहुत ज्यादा यूज हुए। एंड दूसरा है भाई साहब वाटर कंजम्पशन। जो लैंड पे डेटा सेंटर से जो हार्ड डिस्क उसमें लगे हुए हैं, उसके अंदर से ऐसे पाइप गुजरा जाता है, क्योंकि हीट का जनरेशन भाई साहब इतना ज्यादा होता है। अगर कूलिंग सिस्टम ना रखा जाए तो भाई साहब पूरे का पूरा डेटा सेंटर ही तबाह हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पर 2 नुकसान है। पहली बात, ये जो पानी यूज होगा, ये समुद्र का पानी तो यूज ही नहीं हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल वाटर जो कि पीने वाला पानी है, ग्राउंड वाटर, उसको ही यूज किया जा रहा है। इसके वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है बिजनेस पर्पज के लिए ही जा रहा है। लेकिन अगर हमारे बेसिक नीड को देखें तो हम यहाँ पर इस पानी को यूज अगर करेंगे तो इसको वेस्टेज ही माना जाएगा। और दूसरी बात, ये पानी जो यूज हो रहा है ये बहुत कम पानी रिसाइकल हो जा रहा है। एंड तीसरा है भाई साहब, इस डेटा सेंटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, पूरा का पूरा एक पावर प्लांट चाहिए होगा इसको इलेक्ट्रिसिटी जुगाने के लिए, क्योंकि कितना सारा हार्ड डिस्क यहाँ पर इसके अंदर तुम अगर देखोगे तो ये प्रॉपर डेटा सेंटर का ऐसे कांच का बना हुआ है, और इसके अंदर देखो पानी वाली पाइप भी जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाली पाइप भी जा रहा है, लाइट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। डेटा सेंटर में हार्ड डिस्क है, उसका भी करंट का कंजम्पशन है, इसके वजह से हमको प्लांट बैठाना पड़ता है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे कोल का पावर प्लांट हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, कुछ भी हो, एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन मैक्सिमम केस पर जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, इसको रिन्यूएबल एनर्जी फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको एक कोल वाला पावर प्लांट ही चाहिए होता है, जिसके वजह से पॉल्यूशन भी बहुत हद तक
होता है एंड इसका भी एक रिपोकेशन है भाई। एंड अगर सिमिलरली हम जाए अंडर वाटर डेटा सेंटर्स, और देखो अंडर वाटर डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा अंडर वाटर डेटा सेंटर्स है यूएस की आसपास की समुद्र के इलाका में, जिसमें होता क्या है देखो, वैसे इस टाइप का कैप्सूल कंपनी बनाता है, को समुद्र में डाल दिया जाता है एंड इस टाइप का ऐसे केबल वगैरह बना के लैंड के ऊपर ले आया जाता है और जो भी कनेक्टिविटी करना होता है उसको किया जाता है। एंड अगर समुद्र के अंदर की देखोगे तो भाई साहब कुछ ऐसा सेटअप वगैरह हुआ होगा समुद्र के सतह के ऊपर एंड एक वायर ऐसे जाकर ऊपर लैंड के ऊपर आएगा एंड यहाँ पर टावर वगैरह बिछा के कनेक्टिविटी किया जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो लगता है कि भाई साहब सबसे सेफ ऑप्शन ये है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है पता है, जो हीट इसमें जनरेट होता है भाई साहब पूरा इलाका का मरीन लाइफ बर्बाद कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये 3-4 ही सेटअप किए जाएंगे एक साथ, भाई नहीं, ये तो सिर्फ एक डेमो है, ये तो एआई का फोटो है भाई। अगर देखोगे तो ऐसे सेटअप किया जाता है पूरा एकदम छत्ते के जैसा, बड़े बड़े होते हैं भाई साहब। ये जो लगता है तुमको छोटे छोटे होते हैं, नहीं भाई साहब 4 मंजिला जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा भी डेटा सेंटर्स ऐसे कैप्सूल में बनाया जाता है और इसमें से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। इसके वजह से क्या होता है, इसके आसपास का कुछ मील में पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और मरीन लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है एंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है बहुत ही ज्यादा। इसको भी पावर प्लांट की जरूरत होती है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो चाहे वो कोल का पावर प्लांट हो। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मरीन लाइफ अफेक्ट हो रहा है, मरीन लाइफ इसके आसपास का पूरा खत्म हो जा रहा है भाई, मर जाएंगे सारे जो शार्क्स वगैरह है, मछली वगैरह है। इतना ज्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होगा, एक से ही इतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। यहाँ पर तो 200, 150, 250 के नंबर पर ऐसे कैप्सूल्स लगाए जाएंगे, तो भाई प्रॉब्लम तो है। एंड अगर स्पेस में तुम देखोगे डेटा सेंटर्स बिठाने के लिए, पहला प्रॉब्लम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा हमको साइज में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा टू डेवलप द डेटा सेंटर्स, बिकॉज भाई लैंड पर ही इतना बड़ा दिख रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा तो होना ही चाहिए ना। और उस पर सोलर प्लेट भी यूज होने वाला है। एक तो भाई साहब रॉकेट की डॉकिंग सिस्टम वाला एरिया डेवलप होगा और डेटा सेंटर्स जो भी जिस एरिया पर लगेगा वो डेवलप होगा और लोग कुछ वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर भी डेवलप कुछ जगह किया जाएगा। तो देखें तो भाई बहुत बड़ा एरिया उसको चाहिए होगा। और ये जो डेटा सेंटर्स बनाया जाएगा, लेट्स सपोज इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साइज का, तो $100 बिलियन का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दुनिया का सबसे महंगा चीज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए कितना टाइम लगा था पता है, 1998 से लेकर 2011 भाई साहब 15 साल आसपास लग गया था। और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पूरी दुनिया इस पर काम कर रही थी भाई साहब। तो 10 साल तो आराम से खिंच जाएगा भाई साहब इसको बनाने के लिए, अगर ये एक्चुअली प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो। अगर नहीं तो भाई क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर। लेकिन अगर इसको छोड़ दे तो भाई साहब और कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं मैक्सिमम केस पर देखा जाए तो। देखो यहाँ पर तुम बोल सकते हो, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं डेटा सेंटर्स लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कहाँ से आएगा, वायर तो लेकर आ ही नहीं सकते भाई, बेवकूफ हो। यहाँ पर सूरज है और 24/7 यहाँ पर सोलर एनर्जी अवेलेबल है। यहाँ पर हम आराम से सोलर एनर्जी, सोलर पैनल बिठा सकते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी तंगा होगा नहीं। पहला प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर। सेकेंड, स्पेस में भाई साहब ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठंड है वहाँ पर, ठंड ऑलरेडी बर्फ जम जाएगा। अगर तुम बाहर निकलोगे तुम्हारा हाथ फट के अलग हो जाएगा और यहाँ पर हीट जनरेट जो भी होगा आराम से बैलेंस हो ही जाएगा। इतना तो हीट जनरेट ही नहीं होता, ऑलमोस्ट 80-90 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टू मैक्स डेटा सेंटर्स का हीट चला जाता है, तो आराम से ये बैलेंस हो सकता है, उसका भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व। एंड तीसरा है डेटा सेंटर से जो डेटा है इसको रेडिएट कैसे किया जाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि हम डेटा तो स्टोर कर लेंगे वैसे, लेकिन उस डेटा को तो हम यूज करेंगे ना। डेटा सेंटर्स हम क्यों बैठा रहे हैं स्पेस में, इसका भी सोल्यूशन है यहाँ हमारे पास। ऑलरेडी नेसा दिस टाइप का नेटवर्क यूज करता है स्पेस से डेटा कलेक्ट करने के लिए। जो भी लॉन्च वगैरह नेसा करता है, चाहे वो कोई सैटेलाइट हो, चाहे डिफरेंट जो प्रोग्राम नेसा चलाता है अंडर द यूएस गवर्नमेंट, उनके पास पूरे दुनिया में डिफरेंट कंट्री में दिस टाइप का एंटीना लगा हुआ है डेटा को रिसीव करने के लिए। तो अगर जेफ बेजोस ये डेटा सेंटर्स को बनाएंगे, डेटा को रिसीव करने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लेट्स सपोज हम अफ्रीका में दिस टाइप का स्टेशन बैठा ले, एक अमेरिका में बैठा ले, एक ब्राजील में बैठा ले, एक इंडिया के आसपास का बैठा ले, तो क्या होगा देखो, स्पेस स्टेशन अगर यहाँ होगा पृथ्वी घूम जाएगी,
तो डेटा इंडिया रिसीव कर लेगी, और एक बार घूमेंगी तो भाई साहब अफ्रीका के इस टावर को डेटा सेंड किया जाएगा, और एक बार घूमेंगी तो अमेरिका का इस टावर रिसीव कर लेगा, और एक बार घूमेंगी तो ब्राज़ील रिसीव कर लेगा। ऐसे देखते हुए भाई साहब 360 डिग्री डेटा रिसीव किया जा सकता है। एंड हाँ, इसमें डेटा थोड़ा सा स्लो होने वाला है इन कंपैरिजन टू वायर, लेकिन भाई इसका इतना बड़ा इशू यहाँ पर है नहीं। हम आराम से, इस टेक्नोलॉजी हमारे पास है ऑलरेडी, हम मिलियन लाइट ईयर दूर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नेसा कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो आराम से कर लेगा, इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। एंड अगर मेन प्रॉब्लम इसका बताऊं, जो स्पेस में स्टेशन बिठाया जाएगा, ये है कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग। भाई सिर्फ जो सोलर पैनल यूज होगा ना वहाँ पर, उसका कॉस्ट, जो भी सोलर पैनल का वजन है एंड जो भी भेजने का कॉस्ट है, इसको अगर गुना करोगे तो भाई $25 बिलियन लग जाता है सिर्फ। एंड जो सोलर पैनल लॉन्च होगा उसको इंस्टॉल करने का खर्च अलग, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसको इंस्टॉल करने का खर्च अलग, एंड मेंटेनेंस भी एक बिग प्रॉब्लम है भाई साहब। मेंटेनेंस करने के लिए भी भाई साहब रॉकेट से जाना पड़ेगा अगर कुछ थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो, एंड अगर माइनर से भी प्रॉब्लम हुआ तो रॉकेट लेकर जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो और आ जाओ, मिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे ही चला जाएगा। एंड तीसरी बात, जगह की तो कोई कमी है नहीं, स्पेस में तुम कितना ही बड़ा स्पेस स्टेशन बना लो। एंड ये जो ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी है, ये खुद ही जेफ बेजोस का है, तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि देखो भाई खुद की कंपनी है तो भाई जो भी कॉस्ट इसमें लॉन्चिंग का लगेगा, प्रॉफिट का तो ये खुद की कंपनी में रखेंगे नहीं। तुम्हारी बाइक को लेकर अगर तुम जाओगे 100 किलोमीटर दूर तुम्हारे नियर शहरों में, तुम क्या बोलोगे, मैं 500 रुपये का पेट्रोल डालूंगा और जो 200 रुपये है इसका भाड़ा लूँगा, इसका मेंटेनेंस खर्च और डिप्रिसिएशन खर्च, तुम लोगे? नहीं लोगे ना। तुम जाते होगे नॉर्मली 100-150 किलोमीटर दूर, लेकिन अगर तुम भाड़े की अगर बुक करोगे एक कार, तो वो लेट सपोज 1000 रुपये लेगा, 500 रुपये पेट्रोल का, 200 रुपये मेंटेनेंस का, और 300 रुपये उसका जो खर्चा है पर्सनल, वो लेगा ड्राइवर का खर्च। ऐसे ही ब्लू ओरिजिन करेगा भाई, जो भी लॉन्चिंग कॉस्ट होगा वो कॉस्ट लगेगा, प्रॉफिट तो लेगा नहीं, तो कॉस्ट भी बहुत सारा यहाँ पर बच जाएगा। जैसे 2000 के टाइम पर .com का बूम आया था और इंटरनेट वगैरह का एक लहर चला गया था भाई साहब, दुनिया एकदम से चेंज होने लगी थी, और इस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिल रहा है भाई। एआई तो अपना मैक्सिमम स्पीड पर चल ही रहा है, और दूसरी बात सैटेलाइट इंटरनेट, भाई साहब खुद ही ब्लू ओरिजिन अपना सैटेलाइट इंटरनेट बिछा रहा है पूरी दुनिया में एलन मस्क को कंपटीशन देने के लिए। एंड स्पेस में डेटा सेंटर बिठाने का भी एक बहुत इनोवेटिव प्लान भाई साहब, दुनिया इधर से उधर चेंज, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा अगर ये चीज़ एक बार जेफ बेजोस आने वाले 10-20 सालों के अंदर करे तो। अगर उस टाइम यूट्यूब इंडिया में रहा तो मैं खुद इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और उस स्पेस स्टेशन का पूरा हम डिटेल वर्चुअल टूर करने वाले हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। एक्चुअली जेफ बेजोस ये जो डेटा सेंटर प्लान कर रहे हैं, ये पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल, खैर इनका दिमाग भाई साहब, जहाँ हमारा दिमाग बंद होता है इन लोगों का दिमाग शुरू होता है। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कैलकुलेशन। हम तो भाई बस खैर यहाँ पर बैठ कर सिर्फ यूट्यूब वीडियो ही बना रहे हैं। ये प्रॉपर प्लानिंग अपने टीम के साथ करे होंगे, ऐसे पब्लिकली कोई नहीं बताता भाई कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होगा, और इतना बड़ा इंसान भाई पब्लिकली फालतू में तो ये कुछ बात करेंगे नहीं। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। जो भी होगा, अगर ये चीज़ एक्चुअली पॉसिबल हो जाएगा तो ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।